बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें जो थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स हैं उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो आपने यकीनन देख ली होगी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि साइनॉप्सिस क्या है, यानी पूरा सीक्वेंस क्या है इस चैप्टर का। तो चैप्टर 6 है, उसकी कुछ थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ डिफरेंस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, इसकी डेफिनेशन तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है। आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? द रिलेशन of persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. So this is the basic definition of the partnership. So it is the relations between the person who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. So this is the basic definitions of the partnership. Now let's explain it. पहली जो चीज़ है वो है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, मतलब एक ताल्लुक का नाम है जो कि लोगों के दरमियान है जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि वो शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट्स बिजनेस के जो होंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल। चाहे बिजनेस को कोई एक कैरी कर रहा है, कोई कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस को सारे कैरी कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक कैरी कर रहा है, या उनमें से कोई एक एक्ट कर रहा है। मतलब कोई ये जो बात हो रही है कि उनकी जो मैनेजमेंट करेगा बिजनेस की, वो सारे भी मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं बाय ऑल, या उनमें से कोई एक मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है। मतलब वो डिसाइड कर लें कि भाई बिजनेस की जो मैनेजिंग अफेयर्स हैं उसको आप देखोगे। अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों एग्री कर लेते हैं कि चलें जी, जो बी है ये हमारे मैनेजिंग अफेयर्स को देखेगा, और बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं वो और काम करेंगे। उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट कर देता है, एक वैसे कोई स्किल्स की बेस पे काम कर रहा है, और एक ओवरऑल जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी पेमेंट्स वगैरह करनी है, सारा फाइनेंस को देखना है, तो वो कहते हैं कि बी करेगा, तो वो एक्टिंग फॉर ऑल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है लोगों के दरमियान, जिनके दरमियान एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट किस रिलेशन से है? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर करने के हवाले से। और उनका जो मैनेजमेंट कर रहा होगा वो या तो सारे कर रहे होंगे या उनमें से कोई एक कर रहा होगा, एक्टिंग। एंड पार्टनरशिप इज डिफाइंड एंड गवर्न अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके तहत पार्टनरशिप जो है वो इसकी जो रूल रेगुलेशन है, इसको जो गवर्निंग की जाती है, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके तहत इसको चलाया जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशन ऑफ द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ बात उसने प्रॉफिट्स की है, तो व्हाट अबाउट द लॉसेस? अगर नुकसान होता है तो वो कौन करेगा? उसको शेयर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो फिर उसको लिखा क्यों नहीं? तो फिर तो डेफिनेशन यूं होनी चाहिए थी कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ऐसा लॉसेस का बीच में मेंशन जो है वो नहीं किया है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है उसको मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है, ना कि लॉस के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो लॉस है उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया, मतलब उसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इफ देयर वुड बी अ लॉस, ऑब्वियसली दैट वुड बी अ शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स एज वेल। तो ये डेफिनेशंस और इसका आपको पोर्शन जो है समझ लग गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और वो है जी कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है तो आप उनके नाम लिख देने हैं। तो एसेंशियल, अगर आपको डेफिनेशंस आ गई तो वही आपने लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं वो ये 3 है। वैसे चौथा आप रिलेशन भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन और बोल्ड किए हुए हैं यहाँ पे, इनफैक्ट यही है, ठीक है। तो डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाते हैं। सो फॉलोइंग आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। नंबर 1 इज एग्रीमेंट, नंबर 2 इज द शेयरिंग, एंड नंबर 3 इज द मैनेजिंग। एग्रीमेंट, शेयरिंग एंड मैनेजिंग, ASM. So ASM is the essential elements of the partnership. तो ये हो गया जी। तो एग्रीमेंट का बारे में आपको बता दिया कि एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। शेयरिंग, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको शेयर करेंगे, और मैनेजिंग का मतलब है कि जो बिजनेस की एक्टिंग वाली हम बात कर रहे थे, जो उसको मैनेज करेगा अफेयर्स को, वो होनी चाहिए। तो मैनेजिंग का भी एलिमेंट होना चाहिए, शेयरिंग का भी एलिमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अच्छा, एग्रीमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगला पॉइंट हम इसी एग्रीमेंट पर है। इज इट नेसेसरी टू हैव एन एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप? क्या ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए? सो आंसर इज येस, एज इट इज़ द एसेंशियल
ऑफ पार्टनरशिप देयरफॉर एन एग्रीमेंट इज कंपल्सरी, कि चूंकि ये एसेंशियल है, पार्टनरशिप का ज़रूरी हिस्सा है, तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट जो है वो लाजमी है, कंपलसरी रहेगा। पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो आपकी पार्टनरशिप है उसके दरमियान जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उसको ये डिफाइन करता है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट मे बी, अब उसकी जो फॉर्म्स हैं, इट मे बी ओरल, इट मे बी रिटन, इट मे बी इम्प्लाइड। ओरल हो सकता है, ओरल का मतलब है कि जुबानी कलामी हो सकता है, यानी कि आप इसको यूँ देख लीजिए कि एक मैंने कहा कि हम एक बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और आप इन्वेस्ट कर दो, मेरे पास स्किल्स हैं, हम दोनों को मर्ज करके और हम काम शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, तो ओरल भी, तो उनके दरमियान एक ओरल एग्रीमेंट हो गया, यानी एक ने ऑफर की, दूसरे ने एक्सेप्ट कर दी और एग्रीमेंट हो गया, दैट्स ओरल एग्रीमेंट। तो इससे भी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि कल को अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, जुबान तो लोग मुकर जाते हैं, तो गए तो फिर गए। तो ओरल एनी हाउ एग्रीमेंट ओरल हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट भी होता है। तो मैंने एग्रीमेंट की 3 फॉर्म है, यानी ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो रिटन का मतलब है, यानी आपने कोई भी जैसे हल्फनामा लोग लिखवा लेते हैं, या वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनवा लेते हैं स्टाम्प वगैरह के ऊपर, तो इस तरह करके जो है वो रिटन में हो सकता है। और तीसरी चीज़ है इम्प्लाइड अग्रीमेंट। तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट में जो है उसमें ये होता है कि वो एक्शन से एग्रीमेंट बन जाता है, यानी एक काम एक बंदे ने कर दिया और दूसरे ने कहा अच्छा आपने ये कर दिया तो चलो यार आप ही ये काम करते रहना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि किसी को पेमेंट करनी थी और वो दोनों के एग्रीमेंट से डिसाइड हुआ, तो अगर हम पेमेंट करेंगे तो दोनों ही करेंगे, लेकिन एक आउट ऑफ स्टेशन था या आउट ऑफ द सिटी था, तो उसमें उसने दूसरे ने अपनी जेब से पेमेंट कर दी और बाद में उसने रिम्बर्स करवा लिए। तो उसने कहा कि अब उनका एग्रीमेंट इस एक्शन से होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, मैं पता नहीं इस बिजनेस में होगा नहीं होगा, तो आपने चूंकि कर दिया है तो हम आगे एग्रीमेंट अपना चेंज कर लेते हैं। तो यही इंप्लाइड कर देते हैं कि अगर मैं हुआ तो मैं पेमेंट कर दूंगा, आप हुए तो आप पेमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर वो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ये इंप्लाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, यानी एक्शन से आ गया। अब ये इंप्लाइड आगे फिर जो है वो अगर वो इन राइटिंग ले आते हैं या ओरल ही बन जाता है, तो वो एक्शन से हुआ और एग्रीमेंट का पार्ट हो गया। एनी हाउ एग्रीमेंट ज़रूरी है, यस ज़रूरी है जी। ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है और इंप्लाइड हो सकता है, मतलब जुबानी कलामी हो सकता है, लिखाई में हो सकता है या अमल से हो सकता है। तो ये तो हो गई यहाँ तक जी। और आखिरी है पॉइंट इसका, फर्दर एन अग्रीमेंट मे बी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। एग्रीमेंट रिटन होगा, तो अब रिटन जरूरी नहीं है कि जो रिटन है वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड एक और चीज़ है, यानी रिटन की अगली स्टेज है। अगर एग्रीमेंट रिटन है तो अब वो आप उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो। वो ए फॉर्म आपको शायद पार्टनरशिप के बारे में पता हो, तो वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और वो नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकता है। रजिस्टर्ड होगा तो कोर्ट में तो आप तभी जाके उसको एनफोर्स तभी करा सकते हैं जब वो रजिस्टर्ड होगा। जब रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू ऑब्वियसली नल है। हाँ, रिटर्न होगा तो ये है कि 4 बंदों में बैठ के, पंचायत जिसे हम कहते हैं, उनमें बैठ के हम कह सकते हैं कि ये देखें हमारे दिमाग ये साइन हुआ था, ये चीज़ थी, इस तरीके से हम उसको कंक्लूड करना चाहते हैं। तो वो चाहे कहीं ना कहीं बात लोकल लेवल पे सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाकर उसको करते हो तो उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट में बी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। फॉर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट देयर मस्ट बी रिटन एग्रीमेंट। हाँ, रजिस्टर्ड होगा तो उसके लिए रिटर्न होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि रिटर्न की अगली स्टेज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो इट मस्ट बी अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स। उम्मीद है आपको ये समझ लग गए होंगे इसके हवाले से कि इसमें हमने डिस्कस क्या क्या किया है। इसके डेफिनेशन को डिस्कस किया, आपको समझ लग गया। उसके बाद इसके एसेंशियल्स को डिस्कस किया। उसके बाद इसके जो ज़रूरी है या नहीं है एग्रीमेंट वो डिस्कस किया, और इसकी एग्रीमेंट की फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया, और रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट एक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, और कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि मजीद इसको हम इम्प्रूव कैसे करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।